आज के फंडे के विनिंग सीरीज 55 में मिलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, नेशनल हाई स्पीड रेल कारपोरेशन लिमिटेड NHSRCL, नेशनल हाई स्पीड रेल कारपोरेशन लिमिटेड, नाम पूरा ध्यान में रखो दोस्तों। क्या है? 1 स्पेशल पर्पस व्हीकल SPV। दूसरा स्टेटमेंट है ज्वाइंट वेंचर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे एंड ऑल स्टेट गवर्नमेंट्स। 3 एम टू फाइनेंस, कंस्ट्रक्ट, मेंटेन, मैनेज हाई स्पीड रेल कॉरिडोर इन इंडिया। 3 स्टेटमेंट्स है ना। देखो, क्लिक करो, देखो कोड यूज करो और क्लिक करो और मैच करो। मैं क्लिक कर रहा हूं। ओके, आंसर इज C, 1 and 3 only, 1 and 3 only। सेकंड इज इनकरेक्ट, दूसरा गलत है ना। तो भाई yes, obviously it's a joint venture of ministry with state, but which states? Not all states, but only 2 states, states of Gujarat and states of Maharashtra। ठीक है, ये ध्यान में रखो। अब ये जो है ये कंपनी है, कंपनी एक्ट में है। एक्चुअली देखा जाए तो 2000 जो है 13 का जो कंपनी एक्ट है वो कंपनी एक्ट में है, एंड इट वाज एस्टेब्लिश ऑन 12th February 2016। ये डेडिकेटेड है सिर्फ एक काम के लिए। चलो देख लेते क्या है न्यूज। दोस्तों न्यूज तो ऐसे है कि भाई हाई कोर्ट जो है, बॉम्बे हाई कोर्ट, उसने कहा कि भाई आप जो लैंड एक्वायर कर रहे हो ये प्रोजेक्ट के लिए, वो प्रोजेक्ट में जो लैंड एक्वायर की जाती है उसके ऊपर आप जो कंपेंसेशन देते हो, कंपेंसेशन है भाई, और कंपेंसेशन इज नॉट कम्स अंडर द TDS। आप TDS कैसे काट रहे हो भाई, वापस कर दो। एक लेडी ने केस डाला था बॉम्बे में और वो बंदी जीत गई, और उसने बता दिया, मतलब उसके वकील ने अच्छा डिफेंस किया, और under the exemptions of the right to fair compensation and transparency in land acquisition and rehabilitation and resettlement act, इसके तहत हाईकोर्ट ने कहा कि भाई आप TDS नहीं काट सकते, ये वापस कर दो आप। ठीक है, अब ये कौन सा प्रोजेक्ट है भाई? नेशनल हाई स्पीड रेल कारपोरेशन लिमिटेड का। तो ये प्रोजेक्ट है भाई मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट कौन सा है? मुंबई अहमदाबाद हाई रेल प्रोजेक्ट। अब मुंबई अहमदाबाद है, शुरुआत कहां से हो रही है भाई? साबरमती से। एंड कहां पे हुआ हो रहा है भाई? मुंबई कुर्ला कॉम्प्लेक्स मुंबई। ध्यान में रखो, नहीं तो ऐसा रहेगा साबरमती टू CST वगैरह तो और हम कंफ्यूज हो जाएंगे। कहां से कहां तक जर्नी हो, ध्यान में रखो। कितना किलोमीटर है? तो ये किलोमीटर है 508 किलोमीटर का जर्नी है। कितने घंटे में कंप्लीट होने वाला है? तो ये टोटल जो है 2.7 यानी 2 घंटा 7 मिनट्स रफ्तार रहने वाली है, 320 किलोमीटर पर आवर। तो अच्छी रफ्तार रहने वाली है इसकी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन दोस्तों, arrange the following historical events in a chronological order with regard to the reign of महाराणा प्रताप सिंह। महाराणा प्रताप सिंह इनके कार्यकाल में जो घटनाएं हुई है उसको आपको बिल्कुल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है ना। पहला है बैटल ऑफ देवार, दूसरा सीज ऑफ चित्तौड़गढ़ बाय मुगल, थर्ड build a new capital at Chawand, 4 crowned as a Maharana, 5 battle of हल्दी घाटी। ऐसे 5 ऑप्शंस आपको दिए हैं, आपको करेक्ट कोड चुनना है। थोड़ा फैक्चुअल है दोस्तों, मैं समय देता हूं आपको थोड़ा सा। चलो फास्ट मैच करो।
ओके, जम गया? ओके, चलो मैं क्लिक कर रहा हूं, मैच करो आप। आंसर इज ए, 2 4 5 1 3। 2, ठीक है, 4 5 1 और ये 3। इस ढंग से सीक्वेंस है, ध्यान में आया? ओके, गेटिंग द पॉइंट, क्लियर? ठीक है, तो इस ढंग से सीक्वेंस है। अब देखो सबसे पहला जो हो गया था, है ना, जो भी सबसे पहला हो गया था वो क्या हो गया है? तो सीज ऑफ चित्तौड़गढ़ बाय मुगल्स, ये अराउंड 1567 टू 1568, यानी 1 साल तक अंदाजन ये चलता रहा, बराबर है, ये पहले चलता रहा। बाद में दूसरा क्राउन एज अ महाराणा, उसी दरमियान बाद में उसके बाद 1572 में महाराणा प्रताप सिंह इनका कोरोनेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद बैटल ऑफ हल्दीघाटी, क्योंकि महाराणा प्रताप सिंह कोई झुकने को तैयार नहीं थे, मुगल ने बोल दिया था कि भाई हमारे वसाल बन जाओ, ये बोले काय का है यार, चल हटा, है ना। तो ये फॉर द रिस्पेक्ट ऑफ, है ना, ये जो था, इसी वजह से उन्होंने नकार दिया। और बाद में मुगल जो है वो तिलमिला उठे और उन्होंने बैटल ऑफ हल्दीघाटी हो गया। बैटल ऑफ हल्दीघाटी का डेट बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो कभी पूछा जाता है, इसलिए हम डेट यहां पे देखते हैं, 18 जून 1576, 18 जून 1576, बराबर है, ये हो गया। उसके बाद बैटल ऑफ देवार, बैटल ऑफ हल्दीघाटी में काफी लॉस हो गया, महाराणा प्रताप सिंह खुद इंजर्ड हो गए, इसलिए रिट्रीट हो गया। तो बाद में पलटवार हो गया, है ना, मौका देके, चांस देखा, और बैटल ऑफ देवार हो गया 1582 में। यहाँ पे मुगल जो है और उनका जो सरदार था उनको काफी कुछ नुकसान हुआ। महाराणा प्रताप सिंह ने बहुत सारा एरिया कवर कर लिया, वापस ले लिया, बहुत सारे एरिया, उदयपुर वगैरह सब एरिया चला गया था, वो सब कैप्चर कर लिया 1582 में। बाद में बस उसी दरम्यान जो है ना, उन्होंने अपना नया कैपिटल बना लिया 56 में, एक 1585 में, ठीक है। तो ये डेट थोड़े ध्यान में रख लेना। चलो देख लेते न्यूज में क्या है। तो दोस्तों न्यूज है, प्रोमिनेंस गिवन टू मुगल्स एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स, सेज शाह। On 10th June 2022, launch of the book titled महाराणा शस्त्र वर्ष का धर्म युद्ध, है ना। In this inauguration, he said our history has been misrepresented, where prominence has given Mughals at the cost of the empires like the Pandyas, Cholas, Mauryas, Guptas, Ahoms, and now no one can stop us from rewriting. तो भाई ये तो एग्रीड है, ये सब चीजें बराबर है कि मुगल हिस्ट्री, मतलब मिडिवल हिस्ट्री इज इक्वेटेड टू मुगल हिस्ट्री, है ना। तो ये तो गलत है। एवरी आवर हिस्ट्री देखा जाए तो इंडिया इस ढंग से नहीं है। इंडिया में सभी लोग आए, सभी लोग यहाँ समा गए, ये देश जो है सबका है, किसी एक का नहीं है। तो ऑब्वियसली हिस्ट्री प्रॉपर वे से लिखनी जानी चाहिए थी, लेकिन इस ढंग से ना हो कि अभी भाई ये बाकी की हिस्ट्री लिखते लिखते फिर मुगलों की, तो ये हिस्ट्री कैनॉट बी गिविंग द कलर्स, है ना। ये कलर्स नहीं होना चाहिए, उसके कलर यदि लगते हैं तो गलत हो जाएगा। सो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस शैल नॉट बी इन such a domain. History shall be neutral as far as possible. Obviously, historians are largely influenced and they have their own ideologies, but the historian themselves have, as far as possible, shall be neutral. है ना, हिस्ट्री के बारे में जितना न्यूट्रल रहेगा हम इतिहास बना पाएंगे। इतिहास के बारे में हम न्यूट्रल ना रहे तो हमारा इतिहास बिगड़ सकता है। थर्ड क्वेश्चन,
एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, है ना, बहुत ही छुपा हुआ नाम रहता है, ये अचानक आ गया है। देख लेते क्या है। 1 हेडक्वार्टर इन कलकत्ता, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, वर्क अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। Third, aim to pursue research in socio-culture and biological aspects of the people of India in a holistic perspective। 3 स्टेटमेंट्स दिए हैं। चलो जल्दी करो, क्लिक करो, है ना, कर लिया। चलो मैच करते हैं। आंसर इज बी, 1 and 3 only, 1 and 3 only। 2 wrong है। इट्स नॉट वर्क अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल डेवलपमेंट बट मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, है ना, सांस्कृतिक मंत्रालय के अंतर्गत ये आती है। बाकी इसका वही है कि पीपल ऑफ इंडिया में इंडिया का जो है कम्युनिटी लेवल पर वर्क करती है। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे का काम है कम्युनिटी लेवल पर वर्क करना, है ना, इवोल्यूशन, ये सब चीजें देख लेते हैं बायोलॉजिकल और सोशो कल्चरल एस्पेक्ट पर, है ना। सोशियोलॉजी ये मैक्रो लेवल पर वर्क करती है, ठीक है। अब ये जो है एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो ये एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये 1945 में एस्टेब्लिश हो गया। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक पार्ट था, उस वहां से ये निकाल दिया और ये इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी क्रिएट हुई। और पहले इसके जो डायरेक्टर थे वो थे डॉक्टर B.S. गुहा, ठीक है। कभी ऐसे पूछ सकते हैं, इसलिए ये थोड़ा ध्यान में रखो भाई। न्यूज क्या है? एनी स्टडी ऑन रेशियल प्यूरिटी हार्मफुल सेज अ हिस्टोरियन। ये बहुत मतलब अलग किस्सा हो गया है। अराउंड 100 लीडिंग बायोलॉजिस्ट, हिस्टोरियन, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, इंटेलेक्चुअल जो है, उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को पत्र लिखा, रिक्वेस्ट किया कि भाई आप जो एक स्टडी करना चाहते हो, जीनेटिक सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इन डीएनए प्रोफाइल्स ऑफ इंडियन पॉपुलेशन ग्रुप, ये गलत है भाई, ये आप मत कीजिए। यानी ये रेशियल प्यूरिटी का फेनामिना आप मत लाइए, है ना। इससे क्या मतलब है ना। हाँ, किसकी रेशियल प्यूरिटी देखनी है? कोई रेशियल प्योर हो सकता है क्या भाई? नहीं है। एक्चुअली इंडिया इज कॉल्ड एज अ मेल्टिंग पॉट, है ना। इंडिया को मेल्टिंग पॉट कहा जाता है एट द कल्चरल लेवल पर भी, और खास बात है बायोलॉजिकल लेवल पर भी। किसका किसके साथ टाका भिड़ा हिस्टोरिकल लेवल पर और जुगाड़ हो गया, कोई बता नहीं पाते। सिकंदर आया था दोस्तों, आपको मालूम है, सिकंदर आया था। और सिकंदर इधर आते आते जब भी जहां वो रुका, वहां उसने अपना कैपिटल बनाने की कोशिश की, तो साथ में अपने बंदे छोड़ दिए और जो वहां की जो लोकल वुमन थी उनके साथ शादी लगा दी। अब इनके साथ शादी लगा दी, आए तो उधर ग्रीक लोग और यहाँ पे शादी, तो भाई मिक्सिंग तो हो गया। पहले तो कहा जाता था कि भाई आर्यंस आए, अब आर्यंस आए तो ऐसे भी कहा जाता था कि वो अपने वो साथ वुमन्स नहीं लाए, यहाँ की जो लोकल वुमन है उनके साथ शादी कर डाली। अब ऐसा इतना ज्यादा मिक्सिंग हिस्टोरिकल लेवल पर है। किसी का नाक पूरा लंबा है तो बाल घुंघराले है भाई, है ना। यहाँ पे आंखें काली है तो बाल भूरे है, कुछ भी नहीं, मतलब कहीं मैच नहीं होता। कोई लंबा है, बड़ा लंबा चौड़ा है तो काला काला है ना। इधर गोरा गोरा है तो पूरा आड़ा टेढ़ा है, कुछ भी मैच नहीं ना भाई। इंडिया में तो हर प्रकार के, इंडिया इज अ मेल्टिंग पॉट। तो ऐसे सिचुएशन में ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा, ऐसा लगा लीडिंग बायोलॉजिस्ट और हिस्टोरियन को, उन्होंने बता दिया। अब ये एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और कुछ साइंटिस्ट जो थे लखनऊ बेस्ड बिरबल सहानी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेस और वसंत शिंदे जो फॉर्मर डायरेक्टर थे डेक्कन कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च इंस्टीट्यूट के, इनका एक प्लान मीडिया रिपोर्ट में आया और उसके वजह से ये बवाल उठ गया था। Fourth question, which of the following matters deals by the Financial Action Task Force FATF?
ये कौन से मैटर से डील करता है? 1 मनी लॉन्ड्रिंग, 2 टैक्स क्राइम्स, 3 टेररिज्म फाइनेंसिंग, 4 बेनामी एसेट्स। मैच करो भाई, बड़ा सिंपल सा सवाल मैंने पूछा है। चलो मैं क्लिक करता हूं, आप भी क्लिक करो और मैच करो। आंसर इज डी, 1 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली, मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग। एक्चुअली FATF जो है इट्स अ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और G7 का ब्रेन चाइल्ड था और उसके बाद ये तैयार हो गया। बहुत सारी कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया इज नाउ मेंबर। अब पहला इसका एम, ओरिजिनल एम था मनी लॉन्ड्रिंग, पैसा जो है उसको अक्रॉस द बॉर्डर रोक लेना। लेकिन बाद में 9/11 टेररिस्ट अटैक आप सबको मालूम है कब हुआ था, है ना? कब हुआ था? 2001 में हुआ था, WTC पर, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर। और उसके बाद अमेरिका ने ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में एक प्रपोजल रखा और एक स्पेशल रिकमेंडेशन जो है FATF ने बनाया और उसके तहत 2001 से टेररिज्म फाइनेंसिंग भी इसका एक एम बन गया, उसको चेकमेट देने के लिए। तो अभी दो उसके टारगेट्स है, मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग। अब भाई ये जो है टैक्स क्राइम्स वगैरह, ये इसके साथ जो ऑर्गेनाइजेशंस जुड़ी है, जैसे हमारे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल वगैरह, वो टैक्स क्राइम में वर्क करती है ना? बेनामी एसेट में कोई फिलहाल वर्क नहीं करता। भाई न्यूज क्या है? न्यूज बड़ी मस्त है। पाकिस्तान होप फॉर रिलीफ ऑन FATF सैंक्शंस, है ना? पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला गया था और ग्रे लिस्ट मतलब उसके ऊपर काफी कुछ सैंक्शंस थे इंटरनेशनल लेवल पर। अब रिसेंटली 14 to 17 जून में बर्लिन में मीटिंग होने वाली थी, वहां पे पाकिस्तान को इससे राहत मिलने वाली थी, ग्रे लिस्ट के बाद बाहर आ सकता है ये सोचा जा रहा था। क्यों? तो अमेरिका भी चाहता है कि पाकिस्तान के साथ बहुत सारे व्यवहार करना है। भाई जुगाड़ जमाना है, इधर चाइना जुगाड़ जमा रहा है पाकिस्तान के साथ, तो US भी चाहता है ना? बाकी भी उसके अलाइड जो है UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये भी चाहते वहां इन्वेस्टमेंट करना और बहुत सारा ये, इसलिए पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर निकालना था। अब पिछले साल तक जो है पाकिस्तान ने बहुत अच्छा वर्क भी किया है ना? अच्छा वर्क हो गया है। एक टोटल 27 टास्क थे क्लियर करने के, उसमें से 26 कर लिए थे, सिर्फ एक छुटा था जिसके ऊपर अभी बहुत सारा ताने कसे गए थे कि भाई जो हाफिज सईद और मसूद अजहर है उसको अभी तक इन्होंने अरेस्ट नहीं किया था, प्रोसिक्यूट नहीं किया था, वही एक टास्क बचा था। तो इसके कॉन्टेक्स्ट में अभी ये न्यूज है। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, which of the two countries facing heavy sanctions by US and its allies recently signed long 20 years agreement in the field of oil and petrochemical industries, military and economy? ऐसे कौन से दो कंट्रीज है जो दोनों पर US और उनके अलाइज का जबरदस्त सैंक्शंस लगे हैं और उन्होंने दोनों ने एक लॉन्ग टर्म पैक कर दिया है, करार कर दिया है, ठीक है? तो A ईरान एंड वेनेजुएला, B नॉर्थ कोरिया रशिया, C सोमालिया येमेन, D निकारागुआ जिम्बाब्वे। कौन सा है? मैच करो जल्दी, हरी अप, मैं क्लिक कर रहा हूं, मैच करो। आंसर इज A ईरान एंड वेनेजुएला। ये दो कंट्री जो है उन्होंने रिसेंटली एक हिस्टोरिकल पैक्ट कर डाला है। दोस्तों न्यूज मस्त है, न्यूज अच्छी खबर है। 11 जून 2022 को वेनेजुएलियन लीडर निकोलस मैडुरो और ईरान हार्डलाइन प्रेसिडेंट इब्राहिम राइसी इन्होंने एक करार कर डाला है। अब वेनेजुएलन प्रेसिडेंट जो है तेहरान में उन्होंने विजिट किया है ना?
और साथ में बड़ी तारीफ की ईरान की कि पिछले वक्त जो है ईरान ने फ्यूल टैंकर जो है वेनेजुएला का पहुंचा दिए, कैराकस में पहुंचा दिए थे। कैराकस इज द कैपिटल ऑफ वेनेजुएला, ओके, ध्यान में भी रखो ये है ना, कैराकस, ठीक है। अब बोथ आर यूनाइटेड बाय कॉमन विजन इंटरनेशनल इश्यूज के बारे में, क्योंकि दोनों विक्टिम है तो ऑब्वियसली दोनों का विजन कॉमन हो गया है। अब मडरो ये क्यों भाई ईरान की तरफ गए, तो खास बात है उनका एक यूरेशिया का पूरा टूर ही उन्होंने निकाला। क्यों, तो प्रेसिडेंट जो बाइडेन इन्होंने भाई उनको अमेरिका समिट ऑफ अमेरिकाज जो 9 जून 2022 को थी वहां पे इनवाइट ही नहीं किया। तो उन्होंने देखा कि ये भाई एंटरटेन नहीं कर रहे, वैसे भी वेनेजुएला में काफी कुछ क्रिटिकल प्रॉब्लम है, इकोनॉमी बहुत ही बुरे हालत में, तो इकोनॉमी को भी पुस्टअप करना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इसलिए वो ये पैक्ट बहुत ही अहम समझने की कोशिश उन्होंने की और ये पैक कर डाला। सो दोस्तों 5 क्वेश्चन है, कुछ क्रिटिकल क्वेश्चन है यहाँ पे, कुछ जो है डिबेटिंग क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा ध्यान में रखो, वो मैटर्स बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑल द बेस्ट।